जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्ल्यू कुमार। आज हम लोग मानव कोशिका केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ह्यूमन सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन सेल न्यूक्लियस क्या होता है, इससे हम कोशिका का मास्टरमाइंड क्यों कहते हैं, आखिर ये किस तरीके से वर्क करता है। आज सारा कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले ह्यूमन सेल न्यूक्लियस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस एक्टिंग एज कमांड सेंटर, एक किसके जैसा वर्क करता है, कमांड सेंटर के जैसा वर्क करता है, यानी कि पूरे सेल को एक कंट्रोल करवाता है, सेल का हर एक्टिविटी को कंट्रोल करवाने का काम करता है। और अधिकतर सेल की बात किया जाए तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स जो होता है, यही कौन होता है, आपका न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस का फोटो है, ठीक है, जिसको 3D में कट करके दिखाया गया है। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कौन किया था, तो एबी लीवनहुक किया था। कौन किया था, एबी लीवनहुक, 1710 ईस्वी में। और सबसे पहले अगर इसका बात किया जाए कि इसका नामकरण किसने किया, ठीक है, नेमिंग कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, जो कि 1831 ईस्वी में इसका नेमिंग किया था। अब देखते हैं आखिर न्यूक्लियस होता कैसा है, कहाँ पे होता है। तो देखिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसको कट करके बीच से, यहाँ से कट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, जो डेंस सा पार्ट है उसको न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। और जो ऐसे धागा लाइक दिख रहा है, ये आपका क्रोमैटिन फाइबर्स हो गया। और ये आपका गोला सा बड़ा सा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये जो बाहर में दिख रहा है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको फिर से देख लीजिए एक बार। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस आखिर कितने टाइप का हो सकता है। तो मेनली रूप से मेजर 3 टाइप का न्यूक्लियस होता है, जिसमें पहला हो गया स्फेरॉइड टाइप का, दूसरा हो गया इलिप्सॉइड टाइप का, और तीसरा हो गया आपका फ्लैटेड न्यूक्लियाई होता है। जैसे कि हम लोग अगर मुर्गी के अंडे की बात करें तो जो पीला वाला पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरॉइड टाइप का, यानी कि जो गोला रहता है स्फेरिकल, उसको स्फेरॉइड बोल रहा है। और आरबीसी की बात किया जाए, आरबीसी का, तो उसमें देखा जाता है कि बीच में जो न्यूक्लियस उसका धसा टाइप का होता है, ठीक है। तो उस वो कैसा होता है, फ्लैटेंड न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना। उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। उसी तरह अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, वो उसमें 4-5 तरह के सेल को मिला करके डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, जिसमें कि जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल्स हो गया, सभी को मिला करके डब्ल्यूबीसी बोला गया। तो डब्ल्यूबीसी के अलग अलग वाले सेल में, यानी कि अलग अलग वाले पार्ट में अलग अलग तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स की बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल्स जनरली ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि 3 लोब्ड देखने के लिए मिलता है। उसी तरह इस्नोफिल्स की बात किया जाए तो इसके न्यूक्लियस बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होगा ऐसे 2 पार्ट में ऐसे बटा होगा। न्यूक्लियस एक ही होगा लेकिन बीच में ऐसे बहुत ही ज्यादा क्या होगा, धसा होगा। तो अगर 2 बार बीच में एक बार धसा है तो उसको क्या बोल देंगे, बाइलोब्ड बोल देंगे। अगर ऐसे ऐसे कितना बार धसा है, 3 बार आपस में धसा है, तब इसको क्या बोल देंगे, ट्राइलोब्ड बोल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स आपका ट्राइलोब्स होता है, इस्नोफिल्स क्या होता है, बाइलोब्स होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो एक से ज्यादा न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, कुछ हैं जो एक करते हैं और कुछ हैं जो एक से ज्यादा करते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग की बात किया जाए तो उसमें कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनि न्यूक्लियेट सेल बोलते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसा है जिसमें कि 2 न्यूक्लियस कंटेंट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बाय न्यूक्लियेट सेल। देखिए लोब्ड और बाय न्यूक्लियेट में दोनों में अंतर है। जैसे कि लोब्ड क्या है कि उसमें एक ही न्यूक्लियस है, बस बीच में ऐसे धसाव रहता है। लेकिन अगर बाय न्यूक्लियेट की बात किया जाए तो उसमें 2 अलग अलग, एक ही सेल में 2 अलग अलग ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, बाय न्यूक्लिएटेड। तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब जिस से भी सेल में 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल या सिनोसाइटियल सेल बोलते हैं, या सिनोसाइटिक सेल बोलते हैं। वो जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है ना। ओस्टियोब्लास्ट सेल हो गया आपका। ओस्टियो मतलब पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आपका होता है हड्डी। और ब्लास्ट मतलब होता है कि उसका पेरेंट, मतलब कि जिससे वो हड्डी का सेल बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट। मतलब कि ओ सेल जिससे कि हड्डी का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उस सेल को ओस्टियोब्लास्ट बोलेंगे,
ठीक है ना। उसी तरह प्लांट्स आर टर्म सीनोसाइटियम, सीनोसाइटियम, ठीक है ना। सीनोसाइटियम बहुत ही कॉमन टर्म किसमें देखने के लिए मिलता है, फंजाई में आपका देखने के लिए मिलता है। फंजाई में, फंजाई का जो ऐसे माइसेलियम होता है उसमें दो या दो से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, सीनोसाइटियम। और एनिमल्स में उसको क्या बोल दिया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड या क्या, सीनोसाइटियल सेल्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। तो देखिए सबसे पहले इसके बाहर में देखते हैं, तो इसका जो सबसे पहले जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। तो किससे घिरा होता है, तो ये डबल लेयर से घिरा होता है। इसका सेल मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है उस डबल सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब कि खाली जगह या छिद्र, जिससे कि चीजें इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है ना। कुछ चीजें बाहर से अंदर आ सके या अंदर से बाहर जा सके, तो किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। ये न्यूक्लियर पोर होगा किसमें, तो आपका जो न्यूक्लियर इनवेलप है, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेनस जो ए लेयर है उससे, उसी में पाया जाता है क्या, न्यूक्लियर पोर। और इसके थ्रू चीजें इधर उधर पार होती है। ये किस टाइप का होता है, तो सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव पैसेज देता है, यानी कि सेलेक्टिव परमेबल होता है, मतलब कि जो फिक्स चीजों को ही अंदर बाहर होने देता है, सभी को अंदर बाहर जाने नहीं देगा। अब बात किया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। देखिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है, तो फाइब्रस प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, ठीक है ना। फाइब्रस प्रोटीन का नेटवर्क होता है जो इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और इसके शेप को फिक्स रखता है, ताकि इसका जो शेप है वो गड़बड़ ना करे, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियर के अंदर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि एक तरह का फाइबर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो कि इसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रॉपर फिक्स रखता है, इसको सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट करता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मतलब हो गया न्यूक्लियस और प्लाज्म मतलब हो गया लिक्विड, यानी कि न्यूक्लियस का लिक्विड को क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। इसके फ्लूइड को क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जेल लाइक फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि आपका कंटेन करता है आपका, जैसे कि एंजाइम्स करता है, बहुत सारा प्रोटीन्स करता है, डीएनए करता है, आरएनए करता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को कंटेन करने का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म करता है। अब बात करा जा रहा है क्रोमोजोम की। तो क्रोमोजोम क्या है, तो दीज आर स्ट्रक्चर कंटेनिंग आवर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए, ठीक है ना। तो आपका क्रोमोजोम क्या है, तो क्रोमोजोम देखिए ये जो ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जनरली अभी क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन ही खास और डेंस हो जाएंगे आपस में मिलकर, तो क्या किसका निर्माण करेंगे, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम क्या है समझिए, डीएनए, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन पे, हिस्टोन प्रोटीन यानी कि गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसी पे डीएनए ऐसे उलझा रहता है। और जब ये बहुत ज्यादा उलझ के बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, मूल रूप से आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। जो कि जेनेटिक यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने में संजो के रखता है और जरूरत पड़ने पे उसको प्रदान करता है, या उससे क्या करवाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। एक इसमें टर्म लिखा हुआ है जीन, जीन। तो जीन समझिए, जब डीएनए, देखिए डीएनए की बात किया जाए तो डीएनए आपका बहुत ही लंबा ऐसे होता है, डीएनए बहुत लंबा होता है। तो डीएनए का कोई खास सेगमेंट, डीएनए का कोई खास सेगमेंट की बात करें जो खास तरह का प्रोटीन या खास तरह के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या खास तरह का प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और इसके जो बीच वाले पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस मेनली रूप से ये बहुत ही डेंस टाइप का पार्ट है, जो कि राइबोसोम बनाता है, यानी कि राइबोसोम को असेंबल करवाने का काम करता है, ताकि राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन बना सके, जिसका राइबोसोम का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, आप मेरे वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसका
करीब 9 से 12% इसमें क्या रहता है, डीएनए का फ्रेगमेंट रहता है, यानी कि डीएनए भरा रहता है। 5% क्या रहता है, आरएनए, 3% लिपिड रहता है और 15% सिंपल बेसिक प्रोटीन्स रहता है, सच एज क्या, हिस्टोन प्रोटीन। बताया ना अभी, हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसी के ऊपर क्या रहता है, ऐसा डीएनए लिपटा रहता है और एक ऐसा डेंस सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या नाम देते थे आगे चल के, क्रोमोजोम। और 65% की बात किया जाए तो कॉम्प्लेक्स एसिड होता है और न्यूट्रल प्रोटीन होता है, जो कि हेल्प करता है किसको, डीएनए को सिंथेसिस करने में, आरएनए को सिंथेसिस करने में, और साथ में कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, आयरन, ये सब सारा कुछ। अब समझते हैं कि आखिर हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है वो मेजर फंक्शन क्या कुछ करता है, क्या कुछ इसका मेजर फंक्शन करवाने में रोल है। तो पहले क्या देखते हैं, तो डीएनए स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन। सबसे पहले क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेशन करवाता है। हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करवाएगा, रेप्लिकेशन करवाएगा, यानी कि डीएनए से डीएनए जो बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन नाम देते हैं। तो पहला रेप्लिकेशन करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो डीएनए रहता है उसी का एग्जैक्ट कॉपी नया बनेगा, ठीक है ना, रेप्लिकेशन में। तो जब तक पहले से डीएनए रहेगा ही नहीं तब तक वो उसका रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जब डीएनए से डीएनए बन जाता है तो दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके बाद सेल का प्रॉपर डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में रहता है, आपका डीएनए में ही रहता है। दूसरा हो गया जीन एक्सप्रेशन करवाने में। जीन एक्सप्रेशन क्या है, तो देखिए समझिए, जो हमारा डीएनए है, डीएनए इससे क्या बनता है, आरएनए, ठीक है ना। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगा कि आपका किस तरह का आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर फाइनली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से जो फाइनली प्रोटीन बन रहा है ना, तो किस तरह का प्रोटीन बनेगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या कुछ काम करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। तो डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आखिर डीएनए के पास ये सारा इंफॉर्मेशन होता है कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या कुछ प्रोटीन बनेगा। अब नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम बायोजेनेसिस, ठीक है ना। तो राइबोसोम का असेंबल करवाने का काम भी कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। ये देखिए आपका सेल के अंदर सेल के अंदर ये पूरा न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अंदर जो बीच वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बायोजेनेसिस होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या करता है, ये न्यूक्लियोलस है जो आपको राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम का वर्ग क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, ठीक है। तो जो डीएनए से आरएनए के पास इंफॉर्मेशन जाता है, तो आरएनए को पढ़ के और प्रोटीन जो बनाता है, वो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो और राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसमें क्या बनता है, आपका राइबोसोम बनता है। अब सेल रेगुलेशन की बात किया जाए, सेल रेगुलेशन में क्या हो गया, जैसे कि सेल का ग्रोथ होना है, उसका डिवीजन होना है, सेल का क्या होना है, ग्रोथ होना है, उसका डिवीजन होना है, ठीक है ना। 1 से 2 डिवाइड होता है या डिफ्रेंसिएशन होना है। डिफ्रेंसिएशन समझिए, जैसे कि शुरू में जब हम लोग का निर्माण होते रहता है तो शुरू में एक सेल होता है, फिर बाद में सेल अलग अलग सेल में बढ़ते हैं, जैसे कि आंख का सेल अलग रहेगा, नर्व सेल अलग रहेगा, लीवर का सेल अलग रहेगा, किडनी का सेल अलग रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सेल का डिफरेंशिएशन होना है। फिर कंट्रोलिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो हम लोग के बॉडी में प्रोटीन बन रहा है तो सबका कंट्रोल करना। तो सारा कुछ रेगुलेट किसके द्वारा होता है, आपका न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। जैसे कि देखिए इस ये एक छोटा सा क्लिप है जिसको समझिए। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या है, आपका एक क्रोमोजोम, ये सब हो गया, और क्या हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे आखिर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड होके कैसे अलग हो रहे हैं और अलग होके फिर 2 सेल बन रहा है, किस तरीके से ये सारा कुछ। आपका जो अभी पढ़े सेल रेगुलेशन, वो कैसे कुछ हो रहा है जिसको देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रोमोसोम है जो कि बीच में अरेंज हो गया, और बीच में अरेंज होके बीच से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बीच से डिवाइड होने के बाद दोनों अलग सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद क्या हुआ कि बीच से यहाँ पे इसके बीच में एक मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया, और दो अलग अलग प्रॉपर सेल का निर्माण हो गया, और दोनों अलग अलग हो गया, और इस तरह से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जिसको एक बार फिर से देखिए। देखिए क्रोमोसोम बीच में आए, और बीच से आके फिर क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग होने के बाद दो अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच से डिवाइड हो गया प्रॉपर, और दो अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। इस तरह से दो सेल अलग बट गए। अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, आखिर न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्या कुछ है। तो पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या, जो गुण पेरेंट से किस में आया, चाइल्ड में आया या ऑफ स्प्रिंग में आया, यानी कि बच्चों में, यानी कि पेरेंट से जो गुण बच्चे में आता है उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जो कि वही हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सारा गुण पेरेंट, जैसे कि बकरी का बच्चा हमेशा कैसा होता है, बकरी ही होती है, या ह्यूमन का बच्चा हमेशा क्या होगा, ह्यूमन होगा। तो ये जो हेरिडिटी वाला गुण आ रहा है, तो ये किसके पास होता है, सारा इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस में भी स्पेशली बात किया जाए तो क्रोमोजोम यानी कि डीएनए के पास होता है। तो हेरिडिटी में पहला ए रोल प्ले करता है। दूसरा सेल फंक्शन में, कि सेल कब डिवाइड होगा, वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, किस तरह का प्रोटीन बनाएगा, सारा कुछ सेल का इसेंशियल जो भी फंक्शन होता है उस सब में किसका काम रहता है, आपका न्यूक्लियस का ही काम रहता है। डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन में, यानी कि सेल का डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन, और दो सेल डिवाइड हो रहा है, उस सारे में किसका रोल रहता है, आपका न्यूक्लियस का ही रोल रहता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है कि आपके राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, जिसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे निवेदन है ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और ऐसे ही देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।